FM लाइफलाइन। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ ऋतु संधू। मेरा नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की मेहमान हैं डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज, PGI चंडीगढ़। और आज का विषय है डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन। बच्चों के दांतों से जुड़ी तमाम समस्याओं की जानकारी तो लेंगे ही, और डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर उनके सवालों का जवाब भी देंगी। स्टूडियो में आपका स्वागत है डॉक्टर आशिमा गोयल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं? ये तो बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। डेंटल कैरीज यानी दांतों की सड़न या दांतों में कीड़ा लगना, ये लगभग 70 से 80% बच्चों में भारत में देखा गया है। ये सड़न कैसे होती है कि जैसे हमारे दांतों में हमेशा एक परत जमी रहती है जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं, और इसमें 90% बैक्टीरिया यानी कीटाणु होते हैं। तो अगर ब्रश अच्छे से नहीं किया जाए और इस परत को दिन में 2 या 3 बारी नहीं उतारा जाए दांतों से, तो जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं प्लाक में, वो मीठे पे एक्ट करके उसका अम्ल यानी कि एसिड बनाते हैं। और ये जो वीक एसिड्स हैं, ये जब दांतों पर पड़ते हैं तो दांत गलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम दांतों की सड़न कहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइएगा कि माता पिता को किस उम्र से बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना शुरू करना चाहिए चेकअप के लिए? जैसे ही पहला दांत आता है मुंह में, 6 महीने की अवस्था में या 8 महीने की अवस्था में दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वो पूरी इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको कि बच्चों को कैसे हम दांतों के कीड़े, सड़न, गम डिजीजेज और बाकी दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, इन सब से क्या क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो बताएं। डॉक्टर साहब, अक्सर तो हम ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे आपके पास आते हैं वो तो आराम से कुर्सी पे बैठ के अपना काम नहीं करवाएंगे। तो ये बताइएगा कि डॉक्टर उस वक्त क्या करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं बच्चों का? बिल्कुल सही बात है कि जो 4 साल तक के बच्चे हैं वो अनकोऑपरेटिव स्टेज में होते हैं, यानी काफी देर तक वो डेंटल चेयर पे बैठकर अपना काम नहीं करा सकते, ना ही उनमें इतनी काबिलियत है कि वो उस टाइम पे मुंह खोलें, बिकॉज मुंह उनका थक जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लिनिक है जो हफ्ते में 2 बारी हम करते हैं, मंडेज को और थर्सडेज को, PGI की एनेस्थीसिया टीम के साथ मिलकर। तो इन बच्चों का पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा के, और जो बच्चे बिल्कुल इसमें से सफल गुजरते हैं तो उनको हम पोस्ट कर लेते हैं, और उनको GA में हमारे पास OT है, अंडर GA हम इन बच्चों को ट्रीट करते हैं। मतलब पूरा का पूरा, जो कई बारी बच्चों की 8-10 कैविटीज होती हैं, कई बारी कोई रूट कैनाल करनी होती है, कुछ भी काम है वो सारा एक ही सिटिंग में हम करते हैं एनेस्थीसिया वालों की हेल्प से। जी डॉक्टर साहब, हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चों के ब्राउन से दाग होने लगते हैं, तो वो क्यों होते हैं? हाँ जी, जो पीले या भूरे रंग के कई बारी दाग पड़े होते हैं दांतों के ऊपर, अगर सारी की सारी डेंटिशन में सब के सब दांतों में ही हो, तो कई बारी पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, जो उसको हम 2 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा बोलते हैं। वो अगर बच्चा जो है, जब दांत बन रहे होते हैं गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर, तो वो बच्चा वो वाला पानी पीता है, तो फ्लोराइड जो है वो उन दांतों के अंदर चला जाता है, जिससे कि दांत जो हैं वो पीले और भूरे रंग के दिखाई देते हैं। और कई बार अगर फ्लोराइड की मात्रा और ज्यादा होती है तो दांतों की बनावट भी ठीक नहीं होती, उसमें पिटिंग मींस छेद भी शुरू हो जाते हैं। भारत सरकार ने काफी एरियाज में ये किया है कि उसकी डीफ्लोरिडेशन पानी की है, ताकि फ्लोराइड की मात्रा जो है वो कम हो जाए और ये फ्लोरोसिस जो है ना हो। इसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी एक श्रोता जो है वो लाइन पे हैं, तो आइए उनकी कॉल लेते हैं पहले। हेलो, मैं यश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। यश कुमार वर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जीरकपुर, चंडीगढ़ से। जी, तो पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में है हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको पूरी टीम को एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि जब प्रोग्राम आएगा तो दीपावली तो जा ही चुकी होगी। जी, आपको भी जी, आपको भी। साथ में ऋतु जी बैठे हैं ना? जी, मैं ऋतु हूँ यहाँ पर। तो बहुत धन्यवाद जी आपका, दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी। जी, तो पूछिए अपना सवाल। पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बच्चों के दांतों के बारे में बता रहे हैं जी, तो जैसे हम सुनते थे, वो देखते भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चॉकलेट वगैरह देते हैं तो दांत बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। जी, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसी कुछ टिप्स दीजिए जैसे कि बच्चे मान जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, जो मतलब प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए माँ बाप को।
तो पेरेंट्स मना तो नहीं कर सकते बच्चों को कि बिल्कुल भी टॉफीज, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये ऐसी चीजें मत खाइए, ये नहीं हो सकता। तो इसका हम जो बताते हैं ये बताते हैं कि जब भी बच्चों को कोई स्वीट्स, चॉकलेट्स, कुछ ऐसा मिलता है तो एक जार लगाइए बच्चों के लिए घर में, तो उसमें कलेक्ट कराते रहिए, इकट्ठा एकत्रित कराते रहें और उनको हफ्ते में एक दिन आप दे सकते हैं। शनिवार दे दीजिए, इतवार दे दीजिए कि अब आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अब आपका पूरा है, जितना खाना है आप एक बारी खा लो और बाकी अब नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, वो हफ्ते में एक बारी खाना और हर रोज खाना और दिन में बार बार खाना, उसमें बहुत फर्क है। बिकॉज क्या होता है कि मीठी कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो वो एसिड में बदल जाती है और एसिड दांतों पे पड़ता है तो कैविटीज होती है। तो अगर हम 3 बारी से ज्यादा बच्चों को दिन में कोई ऐसी मीठी चीज, मीठा पदार्थ देंगे तो बार बार एसिड जो है वो दांतों पर पड़ेगा और बार बार दांत गलने की संभावना होती है। और हमारे जो दांत हैं वो दिन में 3 बार से ज्यादा ऐसा एसिड अटैक जो है वो सहन नहीं कर सकते और वो घुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को जब हम बार बार बताएंगे, इवन सुबह उठ के बताएंगे कि देखो दिन में 3 बारी आपने कैसे खाना है, दूध में मीठा पीना है या कोई बिस्किट खाना है या पेस्ट्री खानी है या कुछ खाना है, तो बच्चे अपने आप डिसाइड करेंगे सुबह ही कि इस तरह से 3 बारी भी आप हमें दे दीजिए। और एक बारी और भी बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पे कि जब हम कोई चीज 10 मिनट के अंदर खाते हैं तो उसको एक माना जाता है। जैसे बच्चों की आदत होती है, एक बिस्किट खाया, भाग गए, फिर आया खेल के, फिर खाया, तो वो बार बार उतनी बारी हम उस चीज को गिनेंगे। जी। और जैसे हम कहते हैं कि मैं दांतों के कीड़े की बात करते हैं, हम अपने दांतों में देखते हैं जैसे उसमें कालक सा हो जाता है। हाँ, तो उसका मतलब यही होता है कि जो दांतों के कीड़े होते हैं वो गंदगी छोड़ते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना? नहीं, काला का मतलब, अब काला तो दांत 2-3 तरीके से बन सकता है। पहली बात है कि जब हम दांत साफ करते ही नहीं या अच्छी तरीके से नहीं करते तो वो जो परत होती है वो हार्ड होती रहती है, सख्त होती रहती है और वो पहले पीली और फिर उसके बाद काली बन जाती है। या कई बारी हम ये जो ज्यादा चाय वगैरह पीते हैं या कुछ, तो उससे भी जो है एक पान, तंबाकू, ये सब खाने से भी वो स्टेन्स आ जाते हैं, वो भी काले नजर आते हैं। तो जहां तक कैविटीज का सवाल है, वो पहले पीले रंग का होता है, भूरा, खोखले होने शुरू हो जाते हैं। उसमें जब कोई चीजें जमनी शुरू होती हैं तो वो काले रंग की हो जाती है। और रितु बहन जी साथ में बैठे हैं ना? जी जी। रितु बहन, ऐसा है कि जाते जाते ना मैं 4 लाइनें हर बार सुनाता हूँ जी। तो हर मंगलवार की सुबह 11 से 11:30 बजे तक 107.2 पर सुनते हैं FM लाइफलाइन, जिसे सुन हमारी जिंदगी यानी लाइफ हो चुकी पूरी सुपर फाइन। हमसे बड़ जुड़ों की लाइफ भी हो चुकी है एकदम शाइन। बिना देखे किसी दस्तावेज पर ना कर देना आप साइन। जिंदगी बेहतर रखनी है तो भोले से भी नहीं पिए वाइन। और डॉक्टर आशिमा गोयल आज आए बच्चों के दांत बचाने। बच्चों के साथ साथ सुनते उनके माँ बाप को भी आए जगाने। याद रखेंगे इनकी सेवाओं को कई कई जमाने। माँ बाप को तो सुनने पड़ते कई कई बार उनके बच्चों के बहाने। जी, बहुत धन्यवाद यश कुमार वर्मा जी आपकी छोटी सी पोएम के लिए। और दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को एक बार फिर सभी त्योहारों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद यश कुमार वर्मा जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ये कॉल तो हमने सुन ली। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जो हैं वो किसी तरह के अब्यूज के शिकार हो जाते हैं, या तो उनको नेचुरली कुछ नुकसान होता है शारीरिक या कर दिया जाता है, तो उसका कैसे पता चलता है डॉक्टर्स को? वेरी नाइस क्वेश्चन। वेरी, देखिए हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो या फिजिकली अब्यूज्ड होते हैं, इमोशनली अब्यूज्ड होते हैं या सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं। जी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि ऐसे बच्चों को डायग्नोज करें और फिर पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करें। अगर पेरेंट्स को नहीं मालूम, अगर पेरेंट्स नहीं किया है तो उनके कॉन्शियस लेवल तक लेकर आएं। और फिर इसमें जो अन्य लोग इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होती है या बाकी और, तो वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन तक ये बताया जाए। तो जी। इसे देखने का क्या तरीका होता है कि एक तो बाइट मार्क्स, कई लोग जो हैं मतलब आर्म्स पे आप देखोगे कि भी काट लेते हैं बच्चों को, विच इज वेरी बैड, बट ऐसा होता है। इसी तरीके से कई बारी बच्चों को जलाया भी जाता है, सिगरेट बट्स हो गया, वैसे हो गया, तो वो उसके भी निशान वगैरह देखेंगे दूर से तो पता लगेगा। जी। अगर हम एक स्पेसिफिक डेंटल का ही देखते हैं तो उसमें कई दांत जो हैं वो कट्ठे टूटे हुए होते हैं। अगर कोई हिस्ट्री नहीं हमें मिल रही है कि भी बच्चा गिरा, कुछ और हुआ, तो मतलब उससे क्लैरिटी हो जाती है कि बच्चे को मारा गया है। जी। कई बारी तो जॉज भी ऊपर का, जैसे मैग्जिला है, मैंडिबल है, दोनों जॉज हैं, उनके भी फ्रैक्चर जो है वो
देखने को मिलते हैं। और कई बारी अगर आप उनके हेड पे देखें तो कुछ ना कुछ निशान, कोई हीमेटोमास, कुछ आईज के अराउंड ऐसा नीलापन जिससे पता लगता है। और कई बारी तो हेयर पुल हुआ भी मतलब पता लगता है कि कुछ एरियाज में बाल ही नहीं है या कुछ पता लग जाता है। सो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो किसी नेबर में किसी के कुछ ऐसा बच्चा देखते हैं तो उसका इन्फॉर्म करें, हमारे पास लेकर आएं। एक तो ट्रीटमेंट की बात हो गई, तो ट्रीटमेंट तो हम कर ही देंगे, बट उनको बच्चों को बचा के रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये नेचुरली बच्चे को चोट लगी है या इसको किसी ने मारा है या अब्यूज किया है। बिल्कुल पता लग जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि माता पिता को किस उम्र से बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना शुरू करना चाहिए चेकअप के लिए अगर दांत टेढ़े मेढ़े से होने लगे? बिल्कुल सही। देखिए, बच्चे जो है वो कई बारी बड़ी एबनॉर्मल ओरल हैबिट्स करते हैं जी, जैसे कि उंगली चूसना, अंगूठा चूसना, पेंसिल को चूसना, लोअर लिप जो है उसको बाइट करते रहना, या फिर मुंह से सांस लेना, मुंह खुला रखना सारा टाइम, या जीभ को बार बार बाहर निकालना, या निचले होठ को दबाना, चबाते रहना। ये काफी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ऊपर के दांत जो हैं वो आगे को हो जाते हैं। और कई बारी जब दांत बंद करते हैं बच्चे तो उनमें आगे एक गैप आ जाता है। पेरेंट्स जो है कई बारी कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जो है वो शुरू से ही, बचपन से ये कर रहा है। नॉर्मली हम इसको 3-4 साल तक तो सही मानते हैं कि अपने आप छूट जाएगा, बट अगर 4 साल से ऊपर ऐसी कोई एबनॉर्मल ओरल हैबिट्स देखने को मिलती हैं तो ये तुरंत आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट यानी बच्चों के दंत विशेषज्ञ के पास आना चाहिए। जी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जिससे माता पिता को ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। जी, तो डॉक्टर साहब, दांतों में जो ब्रेसेस लगवाने चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल होता है। अगर ये तो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि दांत में चाहिए कि नहीं ब्रेसेस लगाने, तो इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और लगाने के बाद किन बातों का जो है उनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ब्रेसेस से पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई बारी हमारे पास अप्लायंसेज हैं, प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं, जिनमें तारें लगी होती हैं, उनकी हेल्प से भी कई बारी जब दांत टेढ़े मेढ़े हों, ऊंचे नीचे हों, तो वो ठीक किए जा सकते हैं अर्ली एज में। जी, हमारे पास फेस मास्क थेरेपी है, ट्विन ब्लॉक थेरेपी है, कई ऐसी अप्लायंसेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। पर जब बच्चे बड़े होते हैं, पक्के दांत सारे आ जाते हैं, तो नॉर्मली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेसेस में कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो दांतों को पूरा अलाइन करने के लिए होते हैं। और हमारे स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोडोंटिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो इस चीज में मतलब माहिर होते हैं और ब्रेसेस लगाकर दांतों को ठीक करते हैं। और जब ब्रेसेस लगाए जाते हैं तो उस समय वो पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि दांतों की सफाई या ओरल हाइजीन जो है वो थोड़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, बिकॉज ब्रेसेस लगे हैं, तारें लगी हैं, तो चीजें जो है उसमें ज्यादा फंसती रहती हैं। कौन सा माउथ रिंस उस टाइम करना चाहिए, कौन सा फ्लोराइड एजेंट डेंटिस्ट को लगाना चाहिए, ये सब बातें उस टाइम बताई जाती हैं। कभी कोई तार टूट जाए, कोई चुभ रही है, तो इन सब चीजों की इंस्ट्रक्शंस जो है ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत अच्छे से देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर बच्चों को किसी तरह का उनका एक्सीडेंट होता है या किसी भी कारण से उनको नुकसान होता है दांतों को या जबड़े को, तो इसमें किस तरह का इलाज किया जाता है? जी, इसमें ऐसे है कि कई बारी बच्चे झगड़ते हैं, कई बारी गिर जाते हैं, झूले से गिर जाते हैं, स्टेयर से नीचे उतरते हुए गिर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खासकर फ्रंट वाले जो टीथ हैं उनका कोई भाग या तो टूट के नीचे गिर जाता है, या पूरा का पूरा दांत ही नीचे गिर जाता है, या कई बारी अलोंग विद जॉ थोड़ा सा हिस्सा 4-5 दांतों के साथ जो है वो हिलने लग जाता है, और कई बारी पूरा का पूरा जबाड़ा ही फ्रैक्चर हो जाता है। तो जैसे हम पहली बात पे जाते हैं कि अगर दांत का कोई छोटा सा भाग टूट के गिर जाता है तो वो वाला हिस्सा जो है वो पेरेंट्स को संभाल के और उसको पानी में या सेलाइन मीन्स नमक वाले पानी में, सेलाइन की बॉटल्स मार्केट से भी मिलती हैं, बट नहीं हो तो सिंपल पानी में डालकर डेंटिस्ट के पास लेके आएंगे तो वो उसी हिस्से को दांत के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे पास डेंटल मटेरियल्स हैं, टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे ये संभव है। दूसरी बात ये होती है कि कई बारी जो दांत है पूरा का पूरा निकल के बाहर गिर जाता है, तो वो दांत को आपने व्हाइट पोर्शन मींस क्राउन वाले पोर्शन से उठाना है, ऊपर जड़ से नहीं उठाना, और उसको 10 सेकंड के लिए पानी में धोकर फिर उसको दूध में डालकर जल्दी से जल्दी मतलब विद इन 30 मिनट्स और 45 मिनट्स आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, तो वो दांत दोबारा
लगाया जा सकता है। और कई बार जो दांत हैं चोट के कारण बहुत ऊपर तक चले जाते हैं सॉकेट में, तो वो भी डेंटिस्ट देख के आपको बता सकते हैं कि ये अपने आप आ जाएगा। कई बार उसको हम स्पॉन्टेनियस इरप्शन बोलते हैं कि अपने आप ही आ जाएगा, नहीं तो स्प्लिंटिंग कर देते हैं उनको नीचे खींच के और वो दांत जो है वो पक्का हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से ये अपने बच्चों में ऐसी आदतें डालें कि वो उनके दांत और उनके मसूड़े स्वस्थ रहें। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ना, इसमें तो 3-4 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहली बात कि ब्रश करना दिन में 2 या 3 बारी, मॉर्निंग, लास्ट थिंग एट नाइट। नाइट ब्रशिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर टंग क्लीनिंग, फिर टाइम लगा के ब्रश करना। छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए या खुद भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चों की तो हेल्प ही जरूरी है, उससे बड़े बच्चों की सुपरविजन, ताकि वो 7-8 मिनट अच्छे से अपने दांत भी साफ करें, फ्लॉसिंग भी करें, टंग क्लीनिंग भी करें। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो जो वो गम पैड्स होते हैं उसकी क्लीनिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो उंगली पे एक लीड लपेट के कॉटन की धुली हुई, और उससे जो है टंग भी और चीक्स भी अंदर से और गम पैड्स भी क्लीन करने चाहिए। अब इसके अलावा ये तो हो गया ओरल हाइजीन मेंटेन करना। दूसरा हो गया फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल। अब फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है जिससे दांत जो है वो स्ट्रांग बनते हैं, बाहर की लेयर जो होती है, और वो कैविटीज से बचाता है फ्लोराइड। जी। तीसरी चीज होती है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, कि कोई भी मीठा पदार्थ पीने का या खाने का दिन में 3 बारी से ज्यादा नहीं लेंगे। चौथी चीज हो गई कि एक मार्केट में अवेलेबल है कैल्शियम और फॉस्फेट की प्रिपरेशन। कैल्शियम और फॉस्फेट से युक्त पेस्ट आती हैं, कुछ तो ब्रश करने वाली होती हैं और कुछ वैसे ही लगाने वाली होती हैं। अगर थोड़ा सा भी अभी दांतों का सड़न शुरू हुआ है तो वो रीमिनरलाइज मीन्स उसमें कैल्शियम फॉस्फेट इन पेस्ट से जाते हैं और वो दांत पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में दूध के दांत अभी गिरे ही नहीं होते और दूसरा दांत भी आने लगता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो परमानेंट टीथ या पक्के दांत तो साथ साथ ही आते हैं। जैसे कि मिल्क टीथ अभी शेड नहीं हुए या निकले नहीं हैं, और जो पक्के दांत हैं वो जैसे लोअर आर्च है, लोअर जॉ है, उसमें पिछली तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो पेरेंट्स को लगता है कि ये शायद डबल टीथ हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। वो पीछे से आते हैं और धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं आगे, और जो दूध वाले दांत होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनको वो रिजॉर्व करते हैं, मतलब वो धीरे धीरे छोटी होती रहती हैं और पक्के दांत आके अपनी पोजीशन लेते हैं। जी। अब इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दांत एक्स्ट्रा भी होते हैं, जिसको हम सुपर न्यूमररी टीथ बोलते हैं। खासकर ऊपर के आगे के दांतों के बीच में एक्स्ट्रा टूथ होता है, कई बार ऊपर तालू में होता है, तो उसकी वजह से जो पक्के दांत हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो दंत विशेषज्ञ के पास लेकर आएं, तो वो एक्सरे करके बताएंगे कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टीथ हैं, और फिर वो सर्जिकली निकाल दिए जाते हैं और फिर दूसरे दांत अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं। जी। जी। यानी कि जो दूध के दांत हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब दूसरा दांत निकलने आ जाए वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन जो है वो ले लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा हिल रहा हो दूध का दांत और खाने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम निकाल देते हैं। जी। नहीं तो नेचुरली अपने आप आ जाते खुद ब खुद निकल जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है और उस टाइम जब उसकी टीथिंग शुरू होती है, तब उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो रोते हैं, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए उस समय? जी, ये टीथिंग का तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है बिकॉज ये किसी को भी मालूम नहीं चलता कि बच्चा इतना छोटा है और क्यों रो रहा है। जी। जो सबसे आगे वाले दांत हैं वो 6-7 महीने में आने शुरू हो जाते हैं, और पूरे के पूरे दूध के दांत, जिसको हम प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं, वो 2.5 साल तक पूरे मुंह में आ जाते हैं। अब ये जो एज रेंज है हमारी 6 to 7 मंथ से लेके 2.5 years तक, इसमें बच्चा बहुत तंग रहता है। कई बार जब दांत निकलते हैं, खासकर जब जाड़ें निकलती हैं, तो बच्चे को दस्त लग जाते हैं, कई बारी फीवर भी हो जाता है, उसको पेन भी होती है, इरिटेशन तो होती ही है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो माताएं हैं, मदर्स हैं, वो अपना हाथ अच्छे से धोके और अपनी उंगली को उस जगह पर थोड़ा सा फेरें। कई बारी तो लोग कोई ग्लिसरीन लगाते हैं, कोई कुछ, बट अगर आप सिंपली भी ऐसे करेंगे तो वो भी कामयाब होता है। जी। और कई बारी हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीथिंग टॉयज मिलते हैं प्लास्टिक वाले, वो बच्चे को दे देते हैं, बट उसका एक हार्म यही रहता है कि वो बार बार टॉयज नीचे गिरते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं, फिर दोबारा से वही चीज बच्चा मुंह में डालता है, तो उससे तो और ज्यादा इन्फेक्शन अंदर करने वाली बात हो गई। जी। मतलब हमें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को या बच्चों के दंत विशेषज्ञ को बच्चे को दिखाएं,
वो चेक करके बता देंगे कि कौन सा दांत निकल रहा है, कौन से एरिया में उनको वो करना है। ऐसे कई ट्यूब्स भी आती हैं जिसमें वो एरिया को थोड़ी देर के लिए एनेस्थेटाइज हो जाता है, बट वो फिर पूछ के ही लगाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। बट थोड़ा सा नरम उंगली से थोड़ा उस एरिया को रगड़ना, या कई बारी हम ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, कैरेट को थोड़ा दिया जा सकता है। कैरेट बच्चा निगल नहीं सकता, मतलब अगर हम थोड़ा सा साबुत वो करके दें और अपने सामने वो रखें तो उससे थोड़ा सा बच्चे को आराम भी मिलता है। जी, तो जिस तरह से माताएं जब ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या उसके बाद उनको बॉटल फीड शुरू कर देती हैं, तो बॉटल फीड में क्या नुकसान हो सकता है बच्चों के दांतों को? देखो, शुरू में तो जैसे हमारे पीडियाट्रिशियंस बताते हैं कि 1 साल की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट है। 6 मंथ्स तक तो बहुत ही अहमियत है उसकी। तो बस इसमें सिर्फ हमने एक चीज माताओं को बतानी है कि जब वो ब्रेस्ट फीड करती हैं तो वो ब्रेस्ट को एज अ पैसिफायर नहीं यूज करें। मीन्स कि बच्चे को चुप कराने के लिए नहीं, कि रात को उनको नींद आ रही है तो जो है कि निप्पल को बच्चे के मुंह में डाल के रखते हैं। जैसे जैसे बच्चा रात को उठता है तो बार बार दूध पीता है, उससे क्या होता है कि वो जो दूध जो है वो मसूड़ों में आसपास जो है वो इकट्ठा होके वहां जमता रहता है, और रात को जो मुंह में थूक की मात्रा होती है वो कम होती है, उसका फ्लो भी बहुत कम होता है, तो वो दूध वहां पड़ा रहता है, तो दूध में जो बैक्टीरिया है वो पनपते रहते हैं, और इसीलिए वो आगे के दांतों में कीड़ा या सड़न जो है वो पैदा करते हैं, जिसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं या नर्सिंग केरीज कहते हैं अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीड है तो। अब जैसे बॉटल का सवाल है, बॉटल में मतलब हार्म कोई नहीं है बॉटल देने में। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितना मतलब पीडियाट्रिशियंस की हेल्प से ये चीज भी डिसाइड होनी चाहिए। कई बार तो वो बिल्कुल मना करते हैं। अब बॉटल में ये रहता है कि वो बार बार बॉटल को उबालना, अब कितना अच्छे से उबाला गया है, फिर उसके बाद वही बॉटल बार बार मुंह में डाल देते हैं, और बॉटल के अंदर स्वीटेंड ये जो जूसेस हैं या कोई स्वीट वाटर है ये देना बहुत हार्मफुल है बार बार, क्योंकि जितनी बारी भी कोई भी मीठी चीज अंदर जाएगी उतनी बारी दांतों की सड़न की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। और यही नहीं, जब हम ये दांतों में रखते हैं बच्चे के बॉटल बहुत देर तक, तो वो ऊपर के आगे वाले दांत ऊंचे भी हो जाते हैं, आगे वाले दांतों में स्पेस भी बन जाती है। इसी तरह जो पेसिफायर का यूज है जिसको हम चूसनी बोलते हैं, जिसके अंदर शहद भी भरा रहता है, तो वो भी बहुत हार्मफुल है, बिकॉज उससे भी दांत ऊंचे भी हो जाते हैं। इन्फेक्शन का भी डर रहता है क्योंकि पेसिफायर बार बार नीचे गिरता है, बार बार हम मुंह में बच्चे के देते हैं, और दांत भी ऊंचे हो जाते हैं और कैविटीज भी हो जाती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कभी कभी देखा है कि बच्चों के दांत जो हैं वो भुरने लग जाते हैं, तो वो क्यों होता है ऐसे? दांतों के भुड़ने का एक रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया, वो है दांतों में सड़न पैदा होना या कैविटीज होनी। तो वो शुरू में ही जैसे से एसिड पड़ेगा दांतों के ऊपर तो वो दांत जो है भुड़ने लग जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें दांत अच्छे से बने ही नहीं हुए, जिसको हम हाइपोमिनरलाइजेशन या हाइपोमेच्योरेशन, मीन्स की जो दांतों की परत है वो अच्छे से या तो उसके ऊपर लगी नहीं, और लगी है तो उसके अंदर मिनरल्स जो है उसकी मात्रा जो है कैल्शियम फॉस्फेट की वो बहुत कम है। कई बार ऐसे होता है कि जब गर्भ अवस्था में मां होती हैं तो कोई ना कोई उनको बीमारी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे बच्चा जो अंदर पल रहा होता है तो जो प्राइमरी टीथ या दूध के दांत उस टाइम बन रहे होते हैं तो वो बनते नहीं है ठीक तरह से। तो एक तो ये रीजन हो जाता है। कई बार बच्चे पैदा होने के बाद एकदम से बीमार हो जाते हैं, या पहले 3 साल में, फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है या वो एडमिट हो जाते हैं, किसी तरह की उनको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, कोई एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो अफेक्ट कर जाती हैं अंदर जो दांत बन रहे होते हैं उनको। तो उससे जो इनामल की लेयर, बाहर का जो परत है उसको हम इनामल कहते हैं, उसके अंदर की परत को डेंटिन, और सबसे अंदर मज्जा होता है जिसमें ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं। तो बाहर की परत की अगर फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो वो निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दांत भुर गए हैं। तो ये तो एक डेंटल स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, उसमें इलाज उसका है। मतलब उसकी रेस्टोरेशन मीन्स फिलिंग्स भी हो जाती हैं, ऊपर क्राउन्स भी लग जाते हैं, सब कुछ संभव है। बट सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि जो पेरेंट्स की ये धारणा है कि दूध के दांत ही हैं, कुछ नहीं होता, इनको टूट जाने देते हैं, पक्के दांत आएंगे तो वो ठीक आएंगे। इस धारणा को हमने बिल्कुल ठीक करना है कि आपको जैसे ही बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है दांतों में तो आप इमीडिएटली उसको डेंटिस्ट के पास लेके आइए। 6 महीने में एक बारी तो डेंटिस्ट के पास जो है वो जरूर ही लेके आना चाहिए। और इस धारणा को प्लीज मन से निकालिए कि जो टेम्परेरी टीथ हैं या मिल्क टीथ हैं वो टेम्परेरी इन नेचर है। नहीं, टेम्परेरी तो हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट से, बट इनको कुछ अगर हो गया तो इनमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो इनकी जड़ों से वो इन्फेक्शन ऊपर बन रहे पक्के दांतों में पहुंच जाता है, हड्डी में।
और बच्चे का बोलना मुश्किल, बच्चे का खाना का प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम, मतलब जो देखेंगे वो हंसते हैं कि बच्चे के दांत टूट गए और वो सब। तो ये चीजों से हमें बचना चाहिए और हम एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमको बच्चों को लेके आना चाहिए। बिल्कुल। तो जो आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने दांत और मुंह साफ रखना चाहिए वो एक बात है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि किस तरह की डाइट या किस तरह का खाना जो है माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए बच्चों को कि उनके जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहें और दांत भी हड्डियों की तरह ही होते वो भी मजबूत रहें। तो क्या खाने पीने में क्या होना चाहिए बच्चों के? बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, वेरी नाइस। हम जब अपनी क्लिनिक में बच्चों को लेते हैं, स्पेशली जो हाई रिस्क वाले बच्चे होते हैं, हम उनको पेरेंट्स को बताते हैं कि आप एक 5 days डाइट डायरी बना के लाइए हमारे पास। सुबह से लेके रात तक जो बच्चे ने खाया या पिया और वो पदार्थ कैसे बनाया गया था, उसमें कितनी चीनी डली थी, ये सब हम एक चार्ट बनवाते हैं कॉलम्स के साथ और साथ में उसका टाइम लिखा हुआ होता है। वो हम इसलिए कराते हैं कि हम उसको, जब वो चार्ट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम एनसर्कल कर लेते हैं उन चीजों को जिनमें की शुगर होती है। वो बच्चों को भी दिखाते हैं, बच्चे बड़े हों तो पेरेंट्स को भी दिखाते हैं कि देखिए एक दिन में कितनी बारी बच्चे ने मीठे वाली चीज खाई। ये तो सिर्फ हो गया एक मीठे का, काफी देर तक हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन की, जो आपने अभी पूछी। उसमें हमारे 4 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप, जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो गया। दूसरा होता है प्रोटीन ग्रुप, तीसरा होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और चौथा होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो जैसे जैसे वो डाइट को हम एनालाइज करते हैं तो हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने एक चपाती खाई है और उसके साथ मटर पनीर की सब्जी खाई है, तो एक चपाती का मतलब हो गया वो चला गया कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में। मटर पनीर जो है वो चला गया, पनीर होता है प्रोटीन्स, और मटर में भी काफी मात्रा से प्रोटीन होते हैं, थोड़ा सा हम इसको वेजिटेबल में गिनते हैं। तो इस तरह से हम फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं जी। तो जो ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप होता है उसमें 3 से 4 सर्विंग्स एक दिन में होनी चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल की 2 से 3 होनी चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, मिल्क मीन्स मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, इसकी भी 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए जी। और मीट और मीट प्रोडक्ट प्रोटीन ग्रुप में जाता है, उसकी भी 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। तो वो हम एज के हिसाब से देख के फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे की डाइट कौन से एरिया में डेफिशिएंट है जी। और फिर उनसे पूछते हैं वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो जिस तरह से बच्चा जो खाता है उस हिसाब से हम उसकी डाइट की काउंसलिंग करते हैं जी। तो डॉक्टर आशिमा गोयल, हम प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हैं, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दीजिए। संदेश तो मैंने बहुत दिए शुरू से लेके अभी तक जी। तो मंत्र बताइएगा हेल्दी दांतों का बच्चों के लिए स्पेशली। देखिए, मैं एक बात जो अभी तक मैंने कवर नहीं की है उसी को बताना चाहूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में कोई कीटाणु नहीं होते। तो ये कीटाणु जो हैं हम माता पिता हम खुद ही बच्चे के मुंह में डालते हैं। बच्चे को चीक की जगह हम लिप्स पे किस करते हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमारा जो अपना सलाइवा है मुंह का वो बच्चे के मुंह में जाता है और हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं वो हम बच्चे के मुंह में इम्प्लांट कर देते हैं। इसी प्रकार से जब माताएं यूज जो स्पून होता है, जूठा स्पून, जूठी कटोरी, गिलास, पहले खुद पिया, टेम्परेचर देखना, टेस्ट देखना, फिर वही चीज बच्चे को पिला दी, तो वो अपने मुंह के बैक्टीरिया बच्चे तक हम डाल रहे हैं। म्यूटान स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान जिसको हम बोलेंगे, वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मदर्स के मुंह से या केयर गिवर्स, मेड्स के मुंह से बच्चे के मुंह में चला जाता है और वो एक कारण बनता है बाद में कैविटीज प्रोड्यूस करने का जी। तो हमें इस चीज से बचना है। कभी कोई यूज्ड यूटेंसिल नहीं यूज करना और बच्चे को प्यार करने के और तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारी मेहमान थी डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज, पीजीआई चंडीगढ़। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें छोटे बच्चों में दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे हल करते हैं डेंटिस्ट, और किस तरह से पेरेंट्स को वक्त से अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन समाप्त करने की ऋतु संधू को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वीरेंद्र ठाकुर ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संजीव दोसांझ। एफएम लाइफलाइन।